मुंबई की जो कोर्ट है, हाई कोर्ट, उस हाई कोर्ट में एक शख्स कटघरे में खड़ा होता है और वो जज साहब से गुहार लगाता है कि साहब मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि अब बहुत दिन हो गए, मुझे घर जाना है। लेकिन जज साहब हैं, उनके सामने एक बुक रखी हुई थी, एक 27 पेज की डायरी रखी हुई थी, जिसको जज साहब जब पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद से वो कहते हैं कि तुम्हें तो अब जेल की सलाखों के पीछे ही रहना है, क्योंकि जो तुमने संगीन जुर्म किया है, संगीन अपराध किया है, इसके लिए तुम्हें ताउम्र की भी सजा दे दी जाए तो वो भी कम है, तुम्हें तुम्हारे जैसे दरिंदे को तो फांसी देनी चाहिए। इस पर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि आपने मेरी पत्नी को रिहा कर दिया लेकिन मुझे नहीं किया। लेकिन जो जज साहब होते हैं कहते हैं कि तुम्हारे गुनाह में जो तुम्हारी बीवी जो है वो शामिल तो थी, लेकिन उसने अपनी सजा को काट लिया है, उसकी सजा कंप्लीट हो चुकी है और इसलिए उसको अब रिहा किया जाएगा, लेकिन तुम्हें ताउम्र इसी जेल में ही रहना पड़ेगा। तो आखिर उस व्यक्ति ने ऐसी क्या गलती की थी, क्या क्या गुनाह किया था कि जज साहब ने ऐसा बोला और उस व्यक्ति को जेल की सलाखों के पीछे ही रहने की सजा दी गई। बात कर रहा हूं 29 अप्रैल 2024 को ये जज साहब ने फैसला दिया था। आखिर वजह क्या रही होगी जिस वजह से इस व्यक्ति को इतनी गहरी और इतनी कठोर सजा दी गई है। नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। वारदात तक के एक नए एपिसोड में आज ये सच्ची घटना के साथ आप लोगों के बीच में आया हूँ। ये सच्ची घटना मुंबई की है। दरअसल मुंबई में एक लड़की रह रही होती है जिसकी उम्र 8 साल रहती है और वो कक्षा 4 में पढ़ने वाली छात्रा रहती है। सब कुछ इस लड़की के जीवन में सही चल रहा था। इसके जो पिता है वो विदेश रहते हैं और वहीं से सऊदी में रह करके वहीं से पैसे कमाते हैं। पैसा कमा करके अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को भेजा करते हैं। पत्नी जो कि एक प्राइवेट कंपनी मॉल में काम भी किया करती है, उसमें से जो भी उसको पैसे रुपए मिला करते थे उससे अपनी बेटी का और अपना गुजारा किया करती थी। साथ ही जो पति पैसा भेजते थे उससे भी गुजारा हुआ करता था। पति बार बार मना करते थे कि एक काम करो कि तुम घर पे ही रहा करो, तुम काम करने के लिए मत जाया करो, क्योंकि यहाँ पर मैं पैसे उतने कमा लेता हूँ कि तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जो पत्नी है वो मानने के लिए तैयार नहीं होती है और वो काम करने के लिए जाया ही करती है। लेकिन अब जो जहाँ पर वो रह रही होती है वहाँ से जो मॉल था उसकी दूरी बहुत ही ज़्यादा होती है। अब इसीलिए उसने सोचा कि अब चल करके क्यों ना शहर में ही रूम ले लिया जाए और वहीं पर रहा जाए। अब यही सोच करके जो लड़की है वो शहर में रूम लेती है और वहीं पर अपनी बेटी के साथ वहीं पर रहने लगती है। सब कुछ इनके जीवन में बहुत ही अच्छा चल रहा होता है। अब जो औरत है वो चली जाया करती थी जॉब करने के लिए। घर में जो बेटी है जिसकी उम्र 8 साल है वो घर में अकेली रहा करती है। कुछ समय बीतता है तो जो पड़ोसियों से उसकी वहाँ पर इतनी ज़्यादा बनने लगती है, घुल मिल जाती है, तो फिर वो सोचती है कि अपने पड़ोसियों को ही बच्ची को क्यों करना दिखा करके जाया जाए, ताकि जो उनकी बेटी है वो सुरक्षित रह सकेगी, महफूज रह सकेगी। अब इसीलिए जो लड़की की जो माँ है, यानी कि जो सुहानी है, जो उसकी माँ है, वो अपनी बेटी को दिखा करके चली जाया करती थी और जो लड़की है ज़्यादातर वक्त अपने उस पड़ोस के साथ ही गुजारा करती थी और वहीं पर जा करके रहा करती थी। जो पड़ोसी थे जिनका नाम प्रवीण होता है, प्रवीण के घर पे ही ये रहा करती है और रह करके पूरा दिन वहीं पर घूमती है, खेलती है, खाती है। सब कुछ इसके जीवन में सही चल रहा होता है। लेकिन एक दिन जो प्रवीण है दिन के टाइम ही अपनी पत्नी के साथ संबंध बना रहे होते हैं। तो जो लड़की है उसी घर में बैठी रहती है और जब वो लड़की बैठी रहती है तो फिर जो प्रवीण है अपनी पत्नी से कहते हैं, यार तुमने एक चीज़ नोटिस किया है? तो वो कहती है कि क्या? तो वो बोलती है कि बोलता है प्रवीण की जो घर में एक लड़की आती है हमारे, जिसका नाम सुहानी, जो हमारी पड़ोस की लड़की है, वो उसको देखिए तुमने, उसकी क्या बॉडी है, क्या फिगर है। यानी कि एक 8 साल की बच्ची के लिए उस हैवान दरिंदे के मन में इस प्रकार की हैवानियत जाग गई जिसको होना ही नहीं चाहिए था, जिसको इस प्रकार का सोच भी नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन जो दरिंदा है अब इस प्रकार की सोच रखता है। अपनी पत्नी से ये बात जब कह रहा होता है तो उसकी पत्नी है इस बात का विरोध करने के बजाय वो मुस्कुराती है और कहती है कि तुम्हारी जो इच्छा है वो पूरी कर लो। इस पर जो व्यक्ति होता है वो कहता है कि ठीक है, और तुरंत वो जाता है और उस लड़की को अपने पास लाता है, अपने बिस्तर पे लाता है और उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। शारीरिक संबंध बनाने के साथ साथ उसने उस लड़की की वीडियो बनाई। जो उसकी पत्नी होती है वो उसकी वीडियो बना रही होती है और जो पति है वो उस लड़की के साथ दरिंदगी कर रहा होता है, हवानियत कर रहा होता है। अब ऐसे ही ये वक्त का पहिया चल रहा होता है। जो लड़की है उस लड़की से वो कहता है कि अगर तुमने इस बात का
विरोध किया। अगर ये बात अपने माँ को जा करके बताई या फिर किसी को भी ये बात बताई, इस वीडियो को मैं वायरल कर दूंगा और तुम्हारी माँ को जान से मरवा दूंगा। अब एक 8 साल की मासूम बच्ची जिसको इतनी समझ ही कहाँ है, अब वो लड़की जो है वो शांत रहती है, उसके साथ जो भी अत्याचार हुआ वो सहन करती रहती है और उसके बाद वो किसी से कुछ भी नहीं कहती है। इस पर जो पड़ोसी होता है, प्रवीण होता है, वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हें जब भी बुलाऊंगा तुम्हें आना ही पड़ेगा और तुम जैसे आ रही हो वैसे ही आती रहना। इस पर जो लड़की वो कुछ नहीं बोलती, अपने घर चली जाती है और अगले दिन से फिर से वो उसी रूटीन पे वो प्रतिदिन आने लगती है, इस डर से कि उसकी माँ को मार दिया जाएगा और उसके वीडियो जो बनी हुई है उस वीडियो को वायरल कर दिया जाएगा। इस पूरे प्रक्रम में जो उस प्रवीण की पत्नी होती है वो भी उसके साथ शामिल होती है। वो इस बात का बिल्कुल भी विरोध नहीं करती, बिल्कुल भी ऐतराज नहीं करती, जिससे प्रवीण को थोड़ा सा डर हो, भय हो और वो ऐसा काम करे। अब जो प्रवीण है, अब जब उस लड़की के अंदर जब अब उत्तेजना नहीं जागृत होती है तो फिर वो उस लड़की के लिए वो दवा लाता है शक्तिवर्धक की, और शक्तिवर्धक की दवा उसको खिलाने लगता है। और खिला करके उस लड़की के साथ जब भी उसका मन होता है उसको लड़की को दवा खिलाता है और दवा खिलाने के बाद से उस लड़की के साथ हैवानियत करता, सेक्स करता। और ये सिलसिला बहुत ही लंबा चल रहा होता है, लगभग 6 से 7 महीने का वक्त गुजर जाता है। और अब जो लड़की है उस लड़की को उस दवा की इतनी ज़्यादा लत लग चुकी थी कि वो अब समझ ही नहीं पा रही थी। अब जब भी पहले तो प्रवीण उसका इंतजार किया करता था, लेकिन अब वो लड़की यानी कि सुहानी ही प्रवीण का इंतजार किया करती थी कि कब वो उस आए और उसके साथ संबंध बनाए, क्योंकि उस लड़की को निमोफेमिया नामक बीमारी हो चुकी थी। क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि जो लड़की है उसके अंदर हमेशा ये इच्छा जागृत हुआ करती है कि उसको संबंध बनाना है, सेक्स करना है। अब जो लड़की है उस व्यक्ति का इंतजार किया करती है। अब इधर जो लड़की है उसका एडमिशन हो जाता है और एडमिशन होने के साथ साथ उस लड़की जो थी वो कक्षा 3 में पढ़ रही थी, उसके बाद अब सीधा उसका एडमिशन यहाँ पर आ करके कक्षा 4 में हो जाता है और वहीं पर वो पढ़ाई करने लगती है। दिन में तो ये स्कूल में रहा करती है और उसके बाद घर पे आया करती है और आ करके अपना वक्त गुजारने लगती है। एक दिन बड़ी ही हिम्मत करके, अब जब उससे बर्दाश्त नहीं होता इस चीज़ के बारे में, लगभग 8 से 9 महीने बीत जाते हैं। जब उसके पेट में हल्का हल्का दर्द होने लगता है तो वो अपनी माँ को सोचती है कि बता दे, लेकिन वो डर भी था उसको कि वीडियो वायरल हो जाएगा, उसकी माँ को मारने की धमकी दी गई है। लेकिन लड़की जो है वो ये सोचती है कि आखिर इस अत्याचार को वो कब तक सहन करेगी, आखिर कब तक इस बात को बर्दाश्त करेगी। अब इसी बात को लेकर के जो लड़की है वो सोचती है क्यों ना माँ को बता ही दिया जाए, और इसलिए उसने अपनी माँ को बताया और कहा कि माँ, जो ये पड़ोस वाले अंकल हैं वो हमारे साथ मुझे दवा खिलाते हैं, दवा खिलाने के बाद मेरे अंदर अजीब सी झंझनाहट होती है और वो मेरे साथ संबंध बनाते हैं, मेरे साथ गंदी गंदी हरकत करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। यानी कि जैसे कि उसके साथ ओरल सेक्स या फिर और भी तरीके के जो भी गंदे काम है वो करता है वो। अब जो लड़की की माँ है, जैसे अब इस बात को ऐसे अनसुना करती है जैसे मानो कि उसने कुछ सुना ही ना हो, एकदम उस बात को इग्नोर कर देती है, उस बात को अनसुना कर देती है। अब जो लड़की की माँ है, अब जो लड़की है सुहानी है, वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, एक बात बताओ कि देखो ये ऐसे क्यों हुआ है, आखिर आखिर वो अंकल क्यों ऐसा कर रहे हैं, तुम इस बात के लिए विरोध क्यों नहीं कर रही हो, कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। जो लड़की की माँ है वो एकदम शांत रहती है और फिर उस लड़की को समझाती है कि देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी अब यहाँ पे है नहीं, वो विदेश गए हुए हैं, और जब किसी को ये बात की जानकारी लगेगी तो सभी लोग हमारे ऊपर लांछन लगाएंगे। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, आखिर उससे होने वाला भी क्या है, जब तो जो होना था वो तो हो चुका है। जो लड़की है अब वो परेशान हो जाती है कि उसकी माँ ही ऐसी बात कर रही है, इस प्रकार की बात कर रही है, आखिर उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो लड़की है अब वो शांत रहने लगती है और धीरे धीरे वक्त गुजर जाता है। और जो लड़की है वो अब 17 साल की हो चुकी थी। अब जब 17 साल की लड़की है तो एक दिन अचानक से वो फरार हो जाती है। दरअसल फरार तो वो हो जाती है, 17 साल की लड़की जब फरार हो जाती है, वो भी किसी और से नहीं बल्कि अपने प्रेमी के साथ फरार हो जाती है। अब जो लड़की है, अब लड़की को इस प्रकार की अब लत लग चुकी थी। जब लड़की जब 17 साल की, सोचिए आप कि 8 साल की लड़की है और उस 8 साल की जब लड़की को, जब वो 17 साल की हो चुकी है और 17 साल की उम्र तक उस लड़की के साथ हैवानियत की जाती है, दरिंदगी की जाती है। लेकिन अब दौर थोड़ा सा उल्टा हो चला था, क्योंकि अब तक तो प्रवीण उस लड़की का इंतजार किया करता था कि कब वो आएगी तो उसके साथ वो संबंध बनाएगा, लेकिन अब लड़की ही प्रवीण का इंतजार किया करती है कि कब वो आएगा और उसके साथ संबंध बनाएगा, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएगा, सेक्स करेगा। अब
क्योंकि ये जो लड़की को एक बीमारी मैंने आपको बताया ही था कि निमोफेमिया हुई थी। अब इसीलिए जो अब ये प्रवीण है, ये प्रवीण अब धीरे-धीरे बूढ़ा हो चला था, अब उसके बस से ज़्यादा बाहर की बात हो रही थी। लेकिन जो लड़की है अभी तो ये जवान होनी शुरू हुई थी, 17-18 साल की जो उम्र है, अब ये जवानी की दहलीज अभी उसने देखना शुरू किया था, पैर रखे थे। जो प्रवीण है अब वो उसकी इच्छा पूरी नहीं कर पाता है, वो कुछ ही देर में थक करके हट जाया करता था, क्योंकि उसको अपनी पत्नी को भी देखना था और सुहानी को भी देखना था। तो अब धीरे-धीरे उसका सुहानी के प्रति से लगाव खत्म हो चला था। अब वो केवल बस उसके साथ वक्त गुजार लिया करता था। अब सुहानी अब इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसने एक लड़के से प्रेम प्रसंग किया था और उसके साथ ही अब संबंध बनाती है। और संबंध बनाने में वो इस कदर व्याकुल हो जाती है, इस कदर बेचैन रहती है कि अब उसको रहा नहीं जाता है। इसलिए वो अपने प्रेमी, जिस प्रेमी का नाम मनोज होता है, मनोज यादव होता है, मनोज के साथ वो फरार हो जाती है। और इधर जैसे वो फरार होती है तो जो लड़की की माँ है, सुहानी की जो माँ है, अब वो परेशान हो जाती है कि आखिर उसकी बेटी है गई तो गई कहाँ, क्योंकि अब उसको समझ में नहीं आता कि उसकी बेटी चली कहाँ गई है। अब वो अपने पति को फ़ोन करती है और फ़ोन करने के दौरान वो कहती है कि तुम बेटी जो है वो पता नहीं कहाँ लापता हो गई, आखिर उसको ज़मीन निकल गई, आसमान खा गया। आखिर आखिर अब होना क्या था। जो लड़की की माँ है वो सीधे नज़दीकी थाने में जाती है और वहीं पर एफआईआर लिखवाती है। और एफआईआर लिखवाने के दौरान ये बताती है कि उसकी लड़की लापता हो गई है। जो पुलिस की टीम है अब लड़की की खोजबीन जारी करती है। उधर जो लड़की का जो पिता है वो भी आ जाता है। लड़की का पिता जिसका नाम शिवचंद होता है, शिवचंद भी आ जाता है। और आने के बाद फिर ये दोनों पति पत्नी पुलिस के पास जाया करते हैं, लेकिन कभी भी कोई भी खोज खबर नहीं मिलती है। लेकिन ये पुलिस की टीम है ये एक्टिव होती है और फिर वो लड़की के घर पे पहुंचते हैं और वहां से कहते हैं कि हमें उस लड़की का कमरा देखना है, हो सके तो वहां से कोई सबूत मिल जाए जहां से जिस लड़के के साथ अगर मान लीजिए अगर भागी भी होगी तो जिस लड़के के साथ भागी होगी तो वहां पर हमें पता चल जाएगा, कोई ना कोई सुराग जरूर मिल जाएगा। अब जैसे ही पुलिस उस लड़की के कमरे के अंदर जाती है तो वहां पर जब कमरे की अच्छे तरीके से तलाशी ली जाती है तो वहां पर कुछ और तो नहीं बल्कि एक डायरी मिलती है। जो लड़की ने डायरी लिखी थी वो कक्षा 4 में जब पढ़ रही थी तब से लिखने शुरू की थी। और उसके साथ जो जो आप बीती हुई थी, जिस जिस प्रकार की हुई थी, जैसे जैसे हुई थी, एक एक चीज़ को उसने क्लियर किया था। और उस डायरी को पढ़ने के बाद जो इंस्पेक्टर साहब होते हैं वो बिल्कुल हिल से जाते हैं, क्योंकि वो 1-2 पेज नहीं बल्कि 27 पेज उस लड़की ने लिखा हुआ था, पूरी अपनी आप बीती लिख डाली थी अब तक की, जब उसने उस घर को छोड़ा था। और जल्दीबाजी में उसने शायद जानबूझकर छोड़ दिया था या फिर वो भूल गई थी उस डायरी को, ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। जैसे ही पुलिस इस बात को देखती है, जानती है, तो तुरंत उस प्रवीण नाम के व्यक्ति को, उसकी पत्नी को पुलिस ने हिरासत में लिया। और हिरासत में लेने के बाद से उससे पूछताछ की तो पूछताछ में पता चला कि हाँ उसने इस लड़की के साथ ऐसा ही किया था और उस लड़की के साथ उसने बहुत ही बुरा बर्ताव किया। उसके लिए वो माफ़ी चाहता है, लेकिन इसमें कोई भी कानून में प्रावधान नहीं है कि किसी को माफ़ किया जाए, चाहे वो कितना भी कम उसने अपराध किया हो। अपराध तो अपराध ही होता है। अब इसीलिए जब वो जज साहब के सामने खड़ा होता है, अपने गुनाहों की सजा की भीख मांग रहा था, होता है कि कम कर दी जाए, लेकिन जज साहब सुनने के लिए तैयार नहीं। जो जज साहब होते हैं वो पृथ्वीराज चौहान जी होते हैं। और जब उन्होंने इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया और जब इसका फैसला आया 29 अप्रैल 2024 को, तो ये मीडिया में छा गया। छाने के साथ साथ ये जज साहब ने कहा कि तुम्हारी पत्नी को तो रिहा कर दिया जा रहा है, लेकिन तुम्हें रिहा नहीं किया जाएगा, बल्कि तुम्हें पूरी उम्र ऐसे ही रहना पड़ेगा, जेल में ही सड़ना पड़ेगा। फिलहाल जो लड़का है लड़की है, पुलिस ने उसको उन लोगों दोनों को बरामद किया है। और देखिए अब आगे क्या प्रक्रिया होती है वो तो अब कोर्ट तय करेगा या फिर पुलिस प्रशासन तय करेगा। अब वो लड़की उस लड़की के साथ रहेगी, उस लड़की के साथ शादी करेगी या फिर क्या करेगी, ये तो अब आगे देखा जाएगा। फिलहाल लड़की अभी भी घर पे आई है और उसका इलाज चल रहा है, ताकि जो उसको ये निमोफेमिया नामक बीमारी हुई है वो ख़त्म हो सके, वो कम हो सके। अब इसका इलाज तो लंबा चलेगा। फिलहाल ये थी आज की पूरी कहानी। आप किसी पे भरोसा नहीं कर सकते, चाहे वो हमारा कितना भी क्यों ना खास हो। पड़ोसियों पे तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पड़ोसियों की नीयत नज़र कब बिगड़ जाए इसका कुछ अंदाज़ा ही नहीं है, जैसा कि सुहानी के साथ हुआ। अब इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का मतलब यही है कि आप जागरूक हो सके, आप सतर्क हो सके। जिस इस सुहानी नाम की लड़की के साथ हुआ वैसा किसी और की बेटी के साथ ना हो, किसी और की बहन के साथ ना हो। ये इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का हमारा मकसद है। तो आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप अपने नाम के साथ साथ अपने प्रदेश का नाम लीजिएगा, ताकि मैं अपने इस वारदात तक परिवार के साथ नाम को शेयर कर सकूं। चल जाते जाते कुछ हमारे भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया है। फयाज वासिया जी हैं, ये न्यूयॉर्क से हैं। राउद अहमद जी हैं, ये
डांडी प्रतापगढ़ यूपी के रहने वाले हैं। राजू हैं अम्बेडकरवादी हैं, ये शिवचंद जी है चंडीगढ़ से। शशि शिरोमणि जी हैं, ये है ग्राम बरहमपुर, जिला भदोही से है, रहने वाले हैं ये। और भी हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कमेंट किया है, जिनके नाम मैं और भी लेना चाहूँगा। लखन सिंह जी हैं, ये लीलमनपुर जिला आजमगढ़ के रहने वाले हैं। आज इनके बेटे का जन्मदिन है, तो आपके बेटे को जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं। अशोक यादव जी हैं उत्तर प्रदेश से। प्रवेश कुमार जी हैं इटावा से। और बाबूराम जी हैं, ये सहारनपुर के रहने वाले हैं। राजीव शर्मा जी हैं, ये मेरठ के सिटी से रहने वाले हैं। धर्म सिंह जी हैं कन्नौज से। ईश्वर दयाल यादव जी हैं, ये मैनपुरी हैं, मैनपुरी भोगांव से हैं। तो आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग इतना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। उम्मीद है कैसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। चलिए मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।